कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में उन्हें जो है फादर ऑफ सेल भी कहा जाता है। धीरे धीरे विकास के क्रम में एक और ही आधुनिक कोशिका की शुरुआत की, जो बनाया खोज की, वो थे एंटोनी मान लुमेनहॉक, जिन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आद्य कोशिका के बारे में, जिसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? ऐसी कोशिकाएं जिनमें सुविकसित केंद्रक, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस इंग्लिश में, और सभी कोशिकाएं नहीं पाया जाता, ऐसी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती हैं, जैसे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। कौन से? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। जो हमारे नीले हरे शैवाल हैं, ये भी इसमें आते हैं। ब्लू एंड ग्रीन एल्गी, एल्गी माने होता है शैवाल। प्रोकैरियोटिक कोशिका कुछ इस प्रकार से होती है। एक बात और समझें कि हमारे छात्रों को अधिकतर क्वेश्चन आंसर याद हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि डायग्राम को बनाने में बहुत ही समस्या रहती है। तो ये हम आपको बता दें कि सबसे पहले किसी भी डायग्राम के बारे में जितना कुछ आपको पता है, उसी हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहले हम कोशिका की एक ऐसी बाहरी परत को बना रहे हैं, और जो भी हम बनाएंगे उसको तुरंत ही डायग्राम का जो है नामकरण तुरंत ही कर देंगे, जिससे कि आपको बाद में कोई नाम छूटने का डर नहीं रहता। तो ये जो हमने इस प्रकार से लगभग वृत्ताकार आकृति बनाई है, ये है कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली, जिसे हम कहते हैं कोशाकला या सेल मेम्ब्रेन। इस तरीके से लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन, या इसका दूसरा नाम और भी है, जिसे हम प्लाज्मा लेमा कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं। तीन में से कोई एक नाम आपको लिखना है। फिर क्या होता है कि ये है आउटर लेयर। उसके बाद की जो इनर लेयर होती है, जिसे हम आंतरिक भित्ति कहते हैं हिंदी में, तो इनर लेयर कुछ इस तरीके से होल्ड लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, जिन्हें हम मीसोसोम के नाम से जानते हैं। तो तुरंत ही इनको हम लिख दें। ये क्या है? हमारे मीसोसोम। मीसोसोम जो है ये लगभग माइटोकॉन्ड्रिया के समान हैं, और उसी के जो
जो क्या होती है, प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये जो है एनर्जी का प्रोडक्शन जो है करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसमें, इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उस द्रव को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। हम बीच बीच में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर को भी पढ़ते हुए चलेंगे। अंतर का मतलब ये है कि हम बीच बीच में आपको ये भी बताएंगे कि जो ये होता है, जैसे मान लो हमने ये कुछ भित्ति के समान संरचना रखी है जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसको प्रोटोप्लाज्म में इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में, डायग्राम आपको अगले वीडियो में बताएंगे हम। इस वीडियो में पहले आपको हम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। इसको ऐसे आप लोग बना के क्या लिख देंगे, प्रोटोप्लाज्म। हम इसमें जो है नामकरण वो लगभग अंग्रेजी में कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब हम आपको अपने वीडियो में हिंदी में बताते भी चले हैं, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य किसी भी कोशिका की में पाया जाना उसका बहुत ही आवश्यक है, और जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। बिना जीव द्रव्य के कोई भी कोशिका जीवित नहीं रह सकती। अब क्या है इसमें देखिए, जिस स्थान पर इस तरीके से डीएनए पड़ा है, इस डीएनए वाले स्थान को हम हिंदी में केंद्रकाल या न्यूक्लियाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियाइड। अब देखिए, न्यूक्लियाइड इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इस डीएनए के बाहर कोई भी झिल्ली या परत नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको हम जो है केंद्रकाल या न्यूक्लियाइड। और अब क्या है, इसमें छोटी छोटी संरचनाएं इस तरीके से होती हैं जिन्हें हम कहते हैं राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या है, राइबोसोम की खोज सिल्बर्ग ने की, जो किसी भी कोशिका में इसलिए पाए जाते हैं कि वो अमीनो अम्लों को उनके एक निश्चित क्रम में लगा करके और क्या करते हैं कि प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। उनका पहला प्रकार है 70S। एस इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसकी खोज सिल्बर्ग ने की। और दूसरे का प्रकार है 80S। लेकिन इस वाली कोशिका में, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में, केवल 70S प्रकार के ही राइबोसोम पाए जाते हैं। अब इसमें कुछ कोशिका जैसे लाइसोसोम, ये ऐसे कोशिकाएं हैं जो विपरीत परिस्थितियों में कोशिका को नष्ट करते हैं। तो ये हैं लाइसोसोम। कुछ कोशिकाओं में इस तरीके से सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है। ये सर्कुलर डीएनए जो है इसे हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड एक प्रकार का गोल डबल स्टैंड वाला डीएनए जो कि आगे की हमारी जो प्रौद्योगिकी है उसमें ये वर्क करता है। जब कभी नए प्रकार के डीएनए का निर्माण करना होता है तो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, जैसे डीएनए लाइगेज,
अतिगुणन अपने समान नए संरचना या अपने समान नए संरचनाओं को बनाने की प्रक्रिया है वो कहलाती है रेप्लिकेशन कहलाता है। रेप्लिकेशन डीएनए के ध्रुवण को विशेष रूप से कहा जाता है। तो ये ब्रांच में इस प्रकार की कुछ गोल संरचना वाला डीएनए ही होता है। तो ये हो गई हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें आपने देखा कि कोई भी सुविकसित कोशिकांग नहीं मिलता है। तो ये आदि कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका है। अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। इसमें नामकरण जितने भी हम कुछ लिख रहे हैं सब इंग्लिश में लिख रहे हैं। इसमें आपको आगे की कक्षाओं में जब आप जाएंगे तो आपको समस्या नहीं होगी, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा समझते चलेंगे और आगे आपको सारी बुक्स इंग्लिश में मिलेंगी, इसलिए आपको आगे की समस्या जो होगी वो इससे हल होती है। तो दूसरी कोशिका जो है ये मॉडल सेल, जिसका नाम क्या है यूकैरियोटिक सेल। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, ये हमारी क्या है प्रोकैरियोटिक सेल और ये हमारी है यूकैरियोटिक सेल। ये अब इसको हम इस तरीके से कुछ बनाते हैं। ये हेक्सागोनल डायग्राम जो है आप देख रहे हैं, ये पादपों में मिलता है। जंतु कोशिकाएं जो होती हैं वो सामान्यतः गोलाकार, अंडाकार हो सकती हैं। वैसे कोशिकाओं के तो बहुत से आकार हैं। जैसे हम देखते हैं कि बैक्टीरिया की जो सेल्स होती हैं उनका आकार अलग अलग तरीके का होता है। जैसे बहुत से बैक्टीरिया हैं, जैसे आपने उस कक्षाओं में पढ़ा होगा कि विब्रियो कोलोरी, वह बैक्टीरिया जो है तो उनमें जो है क्या होते हैं कि कोशिका के ऊपर बहुत से फ्लैजिला लगे हुए हैं। इसमें हमने आपको फ्लैजिला नहीं बताया है। अगर आप चाहें तो इसमें फ्लैजिला, जैसे मान लो कि अगर इस तरीके से संरचना कोई लगी है तो ये क्या कहलाती है फ्लैजिला। तो एक को हम फ्लैजिला कहते हैं और बहुत संख्या जो होती है तो उसको हम फ्लैजिला कहते हैं। तो बैक्टीरिया की जो कोशिका है या प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है तो इसके ऊपर एक या एक से अधिक संख्या में बहुत से फ्लैजिला भी हो सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं इस पे यूकैरियोटिक कोशिका के बाहर आते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में जो सबसे बाहर के हमने इस प्रकार से संरचना बनाई है जिसका नाम क्या है, क्योंकि अगर हम पादप कोशिका पढ़ रहे हैं तो पादप कोशिका में सबसे ऊपर की परत को हम क्या कहते हैं सेल वॉल। क्योंकि पादपों की कोशिका में जो सबसे बाहर की परत होती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। और जंतु और पादप की कोशिका में पहला अंतर यही है कि जंतुओं की कोशिका में कोशिका भित्ति या सेल वॉल नहीं पाई जाती, जबकि पादपों की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में हम सबसे पहले पढ़ते हैं आज प्लांट सेल के बारे में। तो ये क्या है प्लांट सेल, मतलब पादप कोशिका। कोशिका को आपको ठीक से पढ़ना है क्योंकि सारे आगे के आने वाले चैप्टर्स में कोशिका का बहुत ही महत्व है। क्योंकि कोशिका क्या है आप पढ़ रहे हैं, लेसन का नाम क्या है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। अब देखिए इसमें ये क्या है हमारी सेल वॉल। सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर की परत को हम इस तरीके से दिख रही होगी जिसका नाम क्या है सेल मेम्ब्रेन। जैसे उसमें हुआ करती थी लिखा है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, तीनों में से
ये आपका हो गया, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब आते हैं इसमें, फिर क्या होगा, एक अंदर इस तरीके से परत होगी जिसका नाम होगा केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए इसमें क्या है कि यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका से किस प्रकार भिन्न है कि इसमें जो डीएनए होगा वो कहाँ होगा, केंद्रक कला के अंदर। इसलिए इसके बाहर वाले द्रव्य को हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, कोशाद्रव्य, और अंदर जो द्रव्य होगा उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से, ये क्या है, साइटोप्लाज्म या कोशाद्रव्य। अच्छा, अब ये अंदर वाला जो है इसको क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो बाहर की परत इस तरीके से है, क्योंकि इसमें आपने अपनी कक्षा में पढ़ा होगा कि जितनी भी मतलब जितने भी कोशिकांग हैं वो सारे कोशिकांगों की जो बाहर की लेयर होती है वो कैसे होती है, मतलब कोशिकाओं की लेयर कैसे होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, दो जिंदगी वाले कोशिकांग होते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है, साथ में लिखते हैं न्यूक्लियर और यम से मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ पे मेम्ब्रेन आपस में जुड़ी नहीं, यहाँ पे कुछ छिद्र जैसा बना, इस छिद्र को हम कहेंगे न्यूक्लियर पोर। इसको भी हम साथ लेते हैं एन पी, न्यूक्लियर पोर। पोर माने छिद्र। इसके अंदर इस प्रकार का डीएनए है, इसको जो है हम कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब क्या होता है, नेटवर्क मतलब होता है जाल। जाल, ये जो है क्रोमैटिन एक पदार्थ है जो डीएनए में होता है। अच्छा, अब ये नेटवर्क इसलिए कहा गया है क्योंकि ये नेटवर्क मतलब इस तरीके से उलझा हुआ जाल फैला हुआ है, नेटवर्क के समान है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क, या इसको हम व्याख्या कर सकते हैं क्या, डीएनए। डीएनए। अब देखिए इसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बनाते हैं रिक्तिकाओं को। रिक्तिकाओं को इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल रिक्तिकाएं। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं संख्या में कम और आकार में बड़ी, जबकि जंतु कोशिका में ये आकार में छोटी होती है और संख्या में अधिक होती है। आपको बीच बीच में पादप कोशिका और जंतु कोशिका, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में हम अंतर भी बताते हुए चलते हैं। इसमें आप कंपैरिजन करें और उस कंपैरिजन के हिसाब से आप कोशिकाओं के सारे फार्मूले को जो है आसानी से समझेंगे। अब देखिए इस प्रकार से रचनाएं होती हैं कुछ ऐसे, और इस तरीके से बनी होती है। ये देखिए आप आराम से देखते रहिए इस तरीके से कैसे इसको, इसमें दोनों के बीच में इस तरीके से किस्टे को घुमाते रहिए और ये ऐसा, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। स्पेलिंग्स अगर देखने में थोड़ा सा छोटा हो जाए तो उसे जूम करके आप देख सकते हैं। बाकी आप के पास अगर बुक्स भी हैं तो बुक्स की सहायता से स्पेलिंग को ठीक तरीके से देख सकते हैं। हालांकि हम लिख रहे हैं, अगर थोड़ा सा छोटा लग रहा है आपको, सही से नहीं दिख रहा है तो आप बुक से मैच कर सकते हैं। तो ये हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, क्योंकि सारी माइटोकॉन्ड्रिया जो होती हैं उनका काम क्या होता है कि प्रत्येक कोशिका में ऊर्जा का निर्माण करना। अब देखिए
इस तरीके से संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक को हिंदी में कहा जाता है लवक। लवक आपने पढ़े होंगे, हरित लवक, वर्णी लवक और आवर्णी लवक। तो ये प्लास्टिक जो होते हैं ये पादप कोशिकाओं में 3 प्रकार के होते हैं। इसको विस्तार में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ते हैं केवल कोशिका में होता क्या है। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले मैंने पढ़ा कि कोशिका, पादप कोशिका में सबसे बाहर की झिल्ली को हम कहते हैं सेल वॉल। उसके बाद में उसके अंदर की झिल्ली को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर हमारे सारे सुविकसित कोशिकाएं। तो अब पादप कोशिका में 2 कोशिकाएं हमने बनाए हैं। पहला कोशिका बनाया माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है प्लास्टिड। ये दोनों कोशिकाएं ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए पाए जाने की वजह से इनको हम अर्ध स्वायत्त कोशिकाओं भी कहते हैं। इंग्लिश में से कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें क्या होता है, डीएनए। तो डीएनए जो होता है वो अपने समान नया डीएनए बना करके, और डीएनए से आरएनए, और आरएनए से ही क्या होती है, प्रोटीन बन जाती है। उस प्रोटीन की सहायता से नई माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हो जाता है। अब आइए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन में बना दिए। इसके बाद आ गया यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन होता है जिसका नाम क्या है, डिक्टियोसोम। ये जो है केवल पादपों में होता है। जंतु कोशिका में इसे सेंट्रोसोम कहा जाता है। डिक्टियोसोम। इस प्रकार से देखिए डीएनए जो आपका अगर ये जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसी से कुछ लगी हुई संरचना इस तरीके से बनती है। देखो ऐसे ऐसे घुमाते हैं, इसे बनाएंगे इसको जो है हम क्या कहते हैं, ये हमारा है ER। इसका शॉर्ट नाम लिखते हैं, जो हम आपको बता दे रहे हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या हिंदी में इसको कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। ये जो होती है इसे हम कोशिका का स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। कंकाल तंत्र वो तंत्र होता है जो किसी भी यूनिट्स या बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करते हैं। स्ट्रक्चर मतलब संरचना देते हैं। उसी संरचना के आधार पर ही क्या होता है, विभिन्न प्रकार के मटेरियल से जमा होने से एक वस्तु का निर्माण होता है। तो ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी 2 प्रकार के होते हैं, जिनके ऊपर इस तरीके से ये अगर केवल ऐसे ही तो इन्हें हम कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको हम ले सकते हैं SE और R। इसमें मतलब चिकने सतह की होगी। और जिन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं RE और R। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये क्या करते हैं कि कोशिका में आने वाले विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों की सहायता से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो राइबोसोम क्या है कि प्रोटीन के निर्माण में बहुत ही सहायक कोशिका जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर सतह पर पाया जाता है। अभी बहुत से ऐसे कोशिकाएं इसमें हैं। अब इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे इस प्रकार से लाइसोसोम
प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैलियां भी कहते हैं। ये क्या है? जब कोशिका में विभिन्न प्रकार के पॉइजनस सब्सटेंसेस का निर्माण हो जाता है तो क्या होगा कि ये लाइसोसोम जो होंगे फट जाएंगे और कोशिका को नष्ट कर देंगे। ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर हमने छोटे छोटे वेक्यूल्स और इन्फेंटिकुलम बनाए। ये हमारे राइबोसोम की तरह है। अब एक और कोशिकांग जो इस तरीके से गोल्गी बटस की तरह होता है, तो ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस में सहायक है, लेकिन क्या है ये पादप कोशिका में कभी कभार मिलता से नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पर ये आपका न्यूक्लियोसोम बना हुआ है। अब और भी कुछ इसमें बचा है हमारा जो है न्यूक्लियस में, तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर कोर है और ये हमारा क्रोमैटिन नेटवर्क है। अब इस पूरे भाग को हम क्या है क्या कर सकते हैं, ये है हमारा न्यूक्लियस मतलब केंद्र। न्यूक्लियस जो है ये किसी भी कोशिका को नियंत्रित करने वाला कोशिकांग है। जितने भी कोशिकांग होंगे उन सभी को कौन नियंत्रित करेगा? न्यूक्लियस। बाकी जो है इसमें जो कोशिकांग हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है और ये प्लास्टिड है, तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दो ऐसे कोशिकांग हैं जो अपने समान नए कोशिकांग बना सकते हैं। बाकी के जितने भी कोशिकांग हैं सभी पे नियंत्रण न्यूक्लियस का